हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज आप लोग के लिए लाए हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। कारपोरेट अकाउंटिंग या कारपोरेट अकाउंट को ही मैनेजर अकाउंट कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीकॉम वालों बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। उनके लिए कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो एग्जाम में काफी हेल्पफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में कुछ आए हुए हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, तो उसे एक बार एग्जाम देने से पहले प्रिपेयर जरूर कर लें, तैयारी जरूर कर लें, एक बार जरूर पढ़ लें ताकि हो सके कि कुछ क्वेश्चनों का इसमें से हेल्प मिल जाए। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और जानकारी दे दें कि यह केवल बीकॉम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, बीकॉम के साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट में यदि कारपोरेट अकाउंटिंग है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर कौन सा है? पेपर 2 है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखे हैं कि पेपर 2 और लेक्चर 1। कितने एमसीक्यू इसमें हम प्रोवाइड करेंगे? एक लेक्चर में 25 एमसीक्यू। इस तरह करके दूसरा तीसरा या जितनी जैसे भी आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उतना ही एमसीक्यू हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। और जिन बच्चों को व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय कम है, तैयारी भी आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर 2 और लेक्चर 1 का एमसीक्यू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? एकीकरण क्यों किया जाता है? पीछे इसका रीजन दे रहा है कि व्ययों में मितव्यता लाने के लिए, वितरण में सुगमता लाने के लिए, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए और उपरोक्त सभी। इसको आंसर देखकर तो लग रहा है कि उपरोक्त सभी होगा। बिल्कुल सही। क्यों? एकीकरण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं, ठीक ना, और तो उसे हम क्या कहते हैं? एकीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? डी। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर दें? ठीक है, दिख रहा है। देखिए, यदि कंपनी द्वारा अधिगृहित शुद्ध संपत्तियों का मूल्य क्रय प्रतिफल से कम हो तो उस अंतर को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा कि यदि कंपनी द्वारा अधिगृहित, माने जो कंपनी अधिगृहित कर ली है, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य उसके क्रय प्रतिफल के मूल्य से, मतलब कि जितनी भी उसकी नेट एसेट्स है उसके क्रय प्रतिफल से यदि कम होती है तो उस कम की राशि को, अर्थात डिफरेंस की राशि को क्या कहते हैं? गुप्त संचय, ख्याति, पूंजी संचय, सामान्य संचय। सोच के बताइए, जल्दी से बताइए कौन कौन सा होगा। उसको हम कहते हैं गुडविल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ख्याति का वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ख्याति का मूल्यांकन की एक विधि है। गुडविल की वैल्यूएशन की कौन कौन सी विधि है? शुद्ध लाभ विधि, क्या ये ख्याति के मूल्यांकन की विधि है? नहीं। परिचालन विधि, बिल्कुल नहीं है। अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। और पूंजी संचय विधि, ये भी नहीं है। मतलब गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड कौन है इसमें? क्योंकि गुडविल के वैल्यूएशन के 4 मेथड होते हैं, उसी में से एक सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, सहायक कंपनी द्वारा पूंजी लाभ में से निर्गमित अधिलाभांश अंश करते, कह रहा है एक सहायक कंपनी द्वारा पूंजी लाभ में से निर्गमित अधिलाभांश अंश करते क्या करते हैं? नियंत्रण की लागत में कमी करते हैं, नियंत्रण की लागत में वृद्धि करते हैं, नियंत्रण की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या करते हैं जब एक सहायक कंपनी द्वारा पूंजी लाभ में से निर्गमित अधिलाभांश अंश वितरित करते हैं या बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सोच के बताइए। जो नियंत्रित कंपनी की लागत पर उस पर कोई प्रभाव नहीं। जब सहायक जो कंपनी होती है वो पूंजी लाभ में से निर्गमित अधिलाभांश चाहे बांटती है चाहे रखती है तो उस पर नियंत्रण की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन,
ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित लेखांकन प्रमाप AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार एकीकरण के लिए लेखांकन निम्न तिथि या इसके पश्चात प्रभावी हुआ। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो एकीकरण से रिलेटेड है, ये एकीकरण के लेखांकन से रिलेटेड है, वो कह रहा है कि प्रभावी कब हुआ। 1 अप्रैल 1994, 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 1997। सोच के बताइए। 1 अप्रैल 1995 ऑप्शन नंबर बी। आप भी साथ में चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विलय के समय विक्रेता कंपनी प्रारंभिक व्ययों को हस्तांतरित करती है। जब मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय हो जाता है तो विलय के समय विक्रेता कंपनी मतलब जो विलय होती है वो प्रारंभिक व्ययों को कहां ट्रांसफर करती है? क्रेता कंपनी के खातों में, वसूली खाते में, संतांशधारियों के खाते में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए, सोचिए किसमें ट्रांसफर करती है। जो विलय के दशा में जो प्रिमिलरी एक्सपेंसेज होता है वो सामान्य समता अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर करती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि दो कंपनियां एक्स और वाई लिमिटेड दोनों समापन की ओर अग्रसर हुई। मतलब दो कंपनियां हैं एक्स और वाई, दोनों समापन मतलब बंद होने के कगार पर पहुंच गई। एक नई कंपनी दो लिमिटेड कंपनियां बनाती है। मतलब एक नई कंपनी आती है और इन दोनों लिमिटेड कंपनियों को अपने में शामिल कर लेती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सम्मिलन, पुनर्निर्माण, बाह्य पुनर्निर्माण, एकीकरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। उसको एकीकरण कहा जाता है जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती है, वही तो एकीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सूत्रधारी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो दूसरी कंपनी के अंश या मताधिकार रखती है। मतलब सब होल्डिंग कंपनी किसको कहा जाता है? होल्डिंग कंपनी मतलब सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो दूसरी कंपनी का कितने % शेयर अपने पास रखती है। तो भाई ध्यान रखिएगा 50% से अधिक। ध्यान दीजिएगा 50% प्लस ये होगा सूत्रधारी। यदि 51% प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा सरकारी। तो यह ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक कंपनी का आशय है। सहायक कंपनी किसे कहते हैं? ध्यान देखिए, जो अन्य कंपनी पर नियंत्रण रखती हो। सहायक कंपनी तो कभी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण ही नहीं रखती है। अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करते हैं। कुछ हद तक तो ये सही दिख रहा है। अन्य कंपनी इसके 40% अंशों को धारित करते हैं, ये गलत है। ये तो भी गलत है। इनमें से कोई तो है, यही होगा ऑप्शन नंबर बी कि जब इसके डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल इसके कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सहायक कंपनी। देखे होंगे सहायक कंपनी का मतलब है कि जिसके 50% के से कम शेयर उसके पास होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सहायक कंपनी। और जिसके 50% प्लस शेयर दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं तो वो कंपनी सहायक कंपनी, और जिसके पास जाते हैं वो सूत्रधारी कंपनी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रय प्रतिफल के निर्धारण की कितनी विधियां हैं। मतलब जो हम क्रय प्रतिफल का निर्धारण की कितनी विधियां हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 3 4 5 बताइए। क्रय प्रतिफल के निर्धारण की कितनी विधियां? 2, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कंपनी के पुनर्निर्माण से आशय है। कंपनी के पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन से क्या आशय है? कंपनी का आंतरिक परिवर्तन, कंपनी का बाह्य परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त ए और बी। पुनर्निर्माण से तात्पर्य कंपनी का आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तन हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 25-25 क्वेश्चनों का श्रृंखला मैं कराऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक बार में कम से कम 25 क्वेश्चन आसानी से आप पढ़ ले। जो भी कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाएगा तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंपनी के सॉरी
पूंजी में कमी करने के लिए अनुमति आवश्यक है। मान लीजिए कि एक कंपनी अपने कैपिटल में कुछ कमी करना चाहती है, तो कमी करने के लिए उसे किससे परमिशन लेना पड़ेगा? कंपनी लॉ बोर्ड से, सरकार से, कोर्ट से। कोर्ट मतलब यहाँ होता है न्यायालय, और उपयुक्त सभी से। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? भाई कोर्ट से परमिशन, मैंने न्यायालय से उसे परमिशन लेना पड़ेगा विशेष प्रस्ताव पास करके। अगला, पूंजी कमी खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। जो डिफिशिएट अकाउंट बनाया जाता है, मैंने हमारा कैपिटल जब रिड्यूस होता है या कमी होती है, उस खाते का शेष कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? सामान्य संचय में, संचय कोष में, पूंजी संचय में, लाभांश विवरण में। सोच के बताइए किसमें किया जाता है? पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है पूंजी कमी खाते के बैलेंस को या शेष को। अगला क्वेश्चन, आंतरिक पुनर्निर्माण की स्थिति में समेकित हानियों को अपलिखित किया जाता है। मतलब आंतरिक जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस होता है, उस स्थिति में समेकित कंसोलिडेटेड जो लॉस होता है उसको अपलिखित किया जाता है। भाई कहाँ अपलिखित किया जाता है? अंश पूंजी खाते में, पूंजी कमी खाते में, ह्रास कोष खाते में, इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए कि आंतरिक पुनर्निर्माण की स्थिति में समेकित मतलब कंसोलिडेटेड जो लॉसेस होती है उसको राइट ऑफ कहाँ किया जाता है? पूंजी कमी खाते में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही रिलेटेड है। AS 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में भुगतान सम्मिलित होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कह रहा है कि क्रय प्रतिफल में भुगतान सम्मिलित होता है। क्या? ऋणदाताओं को, ऋण पक्षधारियों को, अंशधारियों को, उपयुक्त सभी। बताइए इसमें क्रय प्रतिफल का भुगतान किससे रिलेटेड होता है? ऋणदाता को, ऋण पक्षधारियों को, अंशधारियों को, उपयुक्त सभी को। बताइए किसको होता है? सबको। पढ़े होंगे कॉर्पोरेट अकाउंटेंट फर्स्ट पेपर का, तो पेपर बहुत ही अच्छा आया था। यदि आप लोग किए होंगे तो ठीक, और नहीं किए होंगे तो खैर तैयारी इसके मतलब नहीं हुई होगी। तो कोशिश करिए सेकंड पेपर में नंबर अच्छा सा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक साथ व्यवसाय कर रही है एक साथ मिलती है और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती है, तो इससे मिलने को कहा जाता है। प्रश्न क्या है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक समान कार्य करती है, मतलब एक समान व्यापार करती है, और एक नई कंपनी माने सभी मिलकर एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती है, इसे सारी कंपनियों को एक में मिलना क्या कहलाता? बताइए। संविलियन, पुनर्निर्माण, एकीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाता? एकीकरण। पीछे अभी एक जगह मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है अंशों के मूल्यांकन की विधियां हैं। बताइए शेयर के वैल्यूएशन की कितनी विधियां हैं? 3, 4, 5, 6। बताइए कितनी विधि? शेयर के मूल्यांकन के 3 विधियां हैं। ठीक है, नाम भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी नाम भी दे सकता है। अगला है अंशों का आंतरिक मूल्य निर्धारित हो सकता है। जो शेयर है उसका इंटरनल वैल्यू कैसे निर्धारित होता है? उचित मूल्य विधि द्वारा, आय मूल्य विधि द्वारा, शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा, या सीवी द्वारा। बताइए अंशों का आंतरिक मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। पूछ रहा है कि किस ख्याति का मूल्य सबसे ज्यादा होता है? कुत्ता का, बिल्ली, कुत्ते के स्वभाव की, चूहे के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की, उपयुक्त सभी। भाई बिल्ली के स्वभाव की जो गुडविल होती है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मालिक कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उस प्लेस का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। यदि यहीं पे कम पूछे तो सबसे ज्यादा कम मतलब चूहे का होता है। अब कुत्ता वाला जो होता है मिडिल होता है। अगला क्वेश्चन कि संपत्ति पक्ष में ख्याति को किस शीर्षक में दर्शाया जाता है? पूछ रहा है कि बैलेंस शीट का जब एसेट साइड में हम गुडविल को दिखाते हैं क्योंकि गुडविल हमारी एसेट्स है और उसे एसेट साइड में ही दिखाते हैं। पूछा जा रहा है कि किस शीर्षक में दर्शाया जाता है?
अस्थायी संपत्ति शीर्षक, चालू संपत्ति शीर्षक, विनियोग शीर्षक, विविध संपत्ति शीर्षक। किसमें दिखाया जाता है? फिक्स एसेट्स में। इनटेंजेबल एसेट, फिक्स एसेट्स के कई पार्ट्स होते हैं, उसमें टेंजेबल इंटेंजेबल दो एसेट्स है, तो इनटेंजेबल एसेट में दिखाया, लेकिन यहाँ पे बात कर रही है कि फिक्स एसेट्स में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक न्यूमेरिकल है गुडविल का, बहुत ही अच्छा है। लिखा है कि एक व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य को मूल्यांकित करना है। पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ 50,000 दिया है, 60,000 दिया है और 70,000 दिया है। इस प्रकार ख्याति का मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि यहाँ पे कई वर्षों का लाभ दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर लगाया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके बेस पर जो हमारी गुडविल होती है, गुडविल का फार्मूला होता है टोटल, ठीक ना, टोटल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ईयर मल्टीप्लाई परचेज ईयर, कितने बेस ऑन परचेज ईयर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुडविल टोटल हमारा प्रॉफिट कितना दिया है? पहले साल का दिया गया है 50,000, दूसरे साल का दिया है 60,000, तीसरे साल का दिया है भाई 70,000। ये 3 सालों का दिया है, तो तीनों वर्षों का लिख देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हो रहे हैं? 3। परचेज ऑफ ईयर्स कितना कर रहा है कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, जोड़िए 6 5 11 7 18, ये 18,000 बटा 3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, बराबर गुडविल हमारी कितनी आएगी? 18,000। देखिए 18,000 कहीं है, सॉरी एक जीरो कम हो गया है, 1,80,000, ठीक ना, 1,80,000 होगा है। तो ये आपकी गुडविल निकालने की फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है। पूछ रहा है कि ख्याति, कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछ रहा है ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधि? शुद्ध लाभ विधि ख्याति मूल्यांकन की विधि नहीं है, अधिलाभ विधि है, परिचालन विधि नहीं है, पूंजी संचय विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन, कंपनी के पुनर्निर्माण से क्या आशय है? कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन से क्या आशय है? कंपनी के बाह्य परिवर्तन से, कंपनी के आंतरिक परिवर्तन से, कंपनी के आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन से, उनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कंपनी के चाहे आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो या बाह्य संरचना में परिवर्तन, तो उसी को कंपनी का पुनर्निर्माण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध संपत्ति के मूल्य को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंशों का मूल्य कहलाता है। कह रहा है कि शुद्ध संपत्ति के मूल्य को, शुद्ध संपत्ति के मूल्य को, ध्यान दीजिएगा, मूल्य को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंशों का मूल्य क्या कहलाता है? आंतरिक मूल्य, पुस्तकीय मूल्य, लागत मूल्य, बाजार मूल्य। बताइए क्या कहलाता है भाई? कह रहा है शुद्ध संपत्ति के मूल्य को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंशों का मूल्य क्या कहलाता है? उसका पुस्तकीय मूल्य कहलाता है। और 25वां इस सीरीज का पहला अंतिम क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विधि है? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज मिसिंग हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे बढ़ा लीजिएगा, अंश मूल्यांकन की विधि है। पूछा जा रहा है अंश मूल्यांकन की कौन कौन सी विधि है। तो शुद्ध संपत्ति विधि भी होता है, आय मूल्यांकन विधि भी होता है, उचित मूल्यांकन विधि भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह आप लोग का पहला सीरीज 25 क्वेश्चन का
कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सीरीज भी आज ही जाएगा, आप ही लोग को आज मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। और इसे ज्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन, बस सिलेक्टेड 200-150 क्वेश्चन जो भी है पढ़ लीजिएगा, आपको काफी क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं 25 क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों को 25 क्वेश्चन और प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कम से कम वीडियो को शेयर करिएगा, जैसे जैसे रिस्पांस आएगा उसी हिसाब से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।